नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजू टाइम में। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंटरव्यू सीरीज़ की ध्यान रखिएगा। ये फिफ्थ क्लास है और इसके पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहले जाके बाकी की क्लास को देखें। दोस्तों, जैसा कि आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ का इंटरव्यू फरवरी में हो सकता है, ये उम्मीद की जा रही है, तो आपके पास समय कम है और आप अच्छी से तैयारी में लग जाए। इसके पहले की वीडियो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं और उसको जाके आप सबसे पहले देखें। तो बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चीज़ जानेंगे, जैसे कि बैंक के इंटरव्यू में सेल्फ़ इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पे आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ शामिल करें और कैसे इसको बताएंगे, आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कॉपी पेन लेके बैठेंगे आप और जिस फॉर्मेट में मैं बता रहा हूँ इसी फॉर्मेट में आप तैयार कर लेंगे और इसको उसी तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो सबसे पहले आप बताएंगे सर माय नेम इज़, आगे आपका नाम होना चाहिए, आपका जो भी नाम है वो बताएंगे। इसके बाद माय फादर नेम इज़, आपके पिताजी का नाम। योर मदर्स नेम, माता का नाम ध्यान रखिएगा, माता जी का नाम। सिबलिंग्स, भाई बहन कितने हैं, ठीक है। योर लास्ट क्वालिफ़िकेशन, आखिरी की क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या रही, ध्यान रखिएगा। एट प्रेजेंट व्हाट आर यू डूइंग, और प्रेजेंट टाइम में आप क्या कर रहे हैं। योर हॉबी, ठीक है। इतने पॉइंट यहाँ पे आप बताएंगे। तो इसको इस प्रकार से मतलब प्रिपेयर करना है कि मतलब इसका आंसर देने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 मिनट, मतलब 2 मिनट में आपका इसका आंसर देना है। 2 मिनट में आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बताना है, ठीक है। मतलब इस चीज़ को बहुत बड़ा करके नहीं बताने की कोशिश करेंगे कि निबंध ऐसा बताएं, पूरा संक्षिप्त में आपको बताना है। अब यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन होगा और उस क्रॉस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि अगर आपका नाम है तो आपके नाम की क्या मीनिंग है, आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो किससे संबंधित है, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी बैंकर हैं तो आप बैंकर क्यों नहीं है। तो ये चीज़ मैं इसके पहले की जो वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो उसको जाके आप डिटेल में देखें। आगे बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे जब बैंक का इंटरव्यू देने गए तो आपसे ये भी पूछा जाएगा कि बैंक क्या है। ये क्वेश्चन तो बनता ही है, ये कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए मैं इसको बताऊंगा यहाँ पे कि किस प्रकार से इसका आंसर आप देंगे। जैसे बात करें, बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स लोन एंड एडवांसेस एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेस पर्सन्स, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे आपने बताया है संक्षिप्त में, जैसे कि बैंक एक वित्तीय संस्था है, ध्यान रखिएगा, एक प्रकार से जो लोन देती है और लोगों से जमा को स्वीकार करती है। अब यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन होगा कि जैसे बैंक में कौन कौन से खाते, मतलब जमा स्वीकार करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, तो बैंक में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी और आरडी, ठीक है। अब इन चारों खातों के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। BSBDA अकाउंट क्या होता है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद इनका जो ब्याज रेट है, ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट रेट पूछा गया है इन अकाउंट का। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में अंतर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको आप प्रिपेयर कर लेंगे, इसको आप सभी प्रिपेयर कर लेंगे। इसका मैं आंसर भी आपको बता दूंगा, इस ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका मैं आंसर बताऊंगा अगले टॉपिक में, अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा। अभी कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ जिससे बेसिक चीज़ पहले आप तैयार कर लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जैसे वाई बैंकिंग सेक्टर, ये कॉमन क्वेश्चन है, हर बच्चे से पूछा जाता है कि बैंकिंग सेक्टर ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, खासकर बीटेक वालों से। तो उनका भी मैंने अलग से आंसर तैयार किया है और अलग अलग बच्चे से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
कोई ज़रूरी नहीं बीटेक किया है तो उसी से ही पूछा जाए कि क्यों बैंकिंग सेक्टर, आपसे भी पूछा जा सकता है, आप चाहे जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हो। तो इसका एक आंसर मैं बता रहा हूँ, आप इसको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे इन आवर कंट्री बैंकिंग सेक्टर इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, मतलब वन ऑफ द फास्टेस्ट, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर, ध्यान रखिएगा। एंड इट कैन ऑफर सेवरल कैरियर अपॉर्चुनिटी। सर माई फादर इज़ अ बैंकर, अगर हैं किसी के पिताजी तो ठीक है, मैं जैसे किसी के पिताजी हैं तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वो उसके लिए आसान हो जाएगा। और आगे इसमें बताएंगे, सर माई फादर इज़ अ बैंकर एंड ही ऑलवेज मोटिवेटेड to join bank, and if I join bank as PO it will be a great learning opportunity for me and it will improve my knowledge also। ऐसा करके आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है, मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो इंटरव्यू में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, आफ्टर बीटेक वाई बैंकिंग सेक्टर, जैसा मैं बता ही रहा था अभी, और ये क्वेश्चन इसमें रखा भी है, ठीक है, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, बहुत बार इस तरीके से क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं। तो आफ्टर बीटेक वाई बैंकिंग सेक्टर, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर आई कैन एश्योर यू दैट आई एम मोर टेक फ्रेंडली देन अदर्स। सो इन केस इफ़ योर इंस्टीट्यूशन रिक्वायर एनी काइंड ऑफ टेक सपोर्ट, मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सपोर्ट अगर बैंक को ज़रूरत पड़ती है, आई विल ऑलवेज बी देयर, मैं वहाँ हेल्प कर सकता हूँ। अच्छी बात है, ये अच्छा तरीका है बताने का। आगे इसमें ऐड करेंगे, इस तरीके से कोशिश करेंगे कि इसको यहाँ पे बताएं। और भी चीज़ें इसमें कुछ ऐड कर सकते हो, जैसे प्रेजेंट टाइम में बैंक जो है डिजिटली प्लेटफॉर्म पर अलग अलग टाइप की सुविधाएं दे रहा है, तो मुझे टेक्नोलॉजी की नॉलेज है, मैं बैंक की हेल्प कर सकता हूँ। ये चीज़ भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे आज के समय में हर एक बैंक का एप्लीकेशन आ चुका है और हर एक बैंक का जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रहा है वो ऐप पर आसानी से किया जा सकता है। किसी भी बैंक का पैसा किसी भी बैंक में भेजा जा सकता है। ऑनलाइन आपकी पासबुक आ चुकी है, ध्यान रखिएगा, पासबुक ऑनलाइन हो चुकी है और पासबुक की एंट्री ऑनलाइन हो रही है, मशीनें लगा दी गई हैं, डिपॉजिट की मशीन लगा दी गई बैंक में, एटीएम मशीन, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है, आज के समय में बैंक बहुत ज़्यादा डिजिटली हो गया है, मतलब डिजिटल चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ की जा रही है बैंक में। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा आंसर है बताने के लिए। नेक्स्ट है, इज़ लोन वेवर इज़ गुड और नॉट। ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों से, मतलब लोन माफ़ जो होता है, कृषि ऋण माफ़ी जो माफ़ किया जाता है कृषि ऋण, वो सही है या गलत है। ये क्वेश्चन इसलिए चर्चा में रहता है क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, बहुत सी राज्य सरकारें जो है इस तरीके का मतलब डिसीजन लेती हैं, तो ये क्वेश्चन बनता है और हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी ना किसी बच्चे से। तो इसका आंसर मैं बताऊंगा आपको। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ बैड फॉर इकोनॉमी, सम ऑफ द रीजन्स आर, मतलब इकोनॉमिकली ये सही नहीं होता। इसके कुछ रीज़न आप बताएंगे यहाँ पे, जैसे इट कॉजेस इन्फ्लेशन। भाई आप ऋण माफ़ करोगे तो वो पैसा कहाँ से आएगा, कहीं ना कहीं से तो आएगा, देश का ही तो पैसा है, ठीक है। ऋण माफ़ करेगी सरकार, अपनी जेब से देगी कि पैसा, इससे महंगाई बढ़ेगी, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, चीज़ें महंगी होंगी, बैंक पर सरकार पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा। इसके अलावा जैसे फार्मर्स हु पेड द लोन फील चीटेड। अब भाई किसी किसान ने अगर लोन पे कर दिया है, उसको ये लगेगा कि मैंने तो लोन पे कर दिया है, हम भी ना पे करते, रुके रहते, मेरा भी ऋण माफ़ हो जाता। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ यूज एज ए टूल टू विन इलेक्शन, और ये इलेक्शन जीतने का एक टूल है। एंड इट पुट्स हैवी स्ट्रेस ऑन PSU, मतलब इससे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। पब्लिक सेक्टर जो एंटिटीज़ हैं, ध्यान रखिएगा, उन पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, सरकार पर भी एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा और अंत में जाके महंगाई बढ़ती है, ठीक है। इसको इस तरीके बता सकते हैं। नेम द स्टेट्स विच हैव गिवन लोन वेवर्स। अब कुछ मतलब राज्यों के नाम पूछ सकता है, तो सारे राज्य आसपास के जितने ज़्यादातर चुनाव का माहौल है और लोन कृषि ऋण माफ़ी किए, चाहे MP ले लो, चाहे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, इन सभी में ऋण माफ़ हुआ है। व्हाट इज़ बैंक्रप्सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंक्रप्सी इज़ अ लीगल स्टेटस ऑफ अ पर्सन और एंटिटी हु कैन नॉट रिपे डेब्ट टू क्रेडिटर्स। ध्यान रखिएगा, बैंक्रप्सी एक लीगल स्टेटस होता है, जो ऐसे लोग जो अपना लोन जो है नहीं पे सकते हैं क्रेडिटर को। ध्यान रखिएगा, इन मोस्ट ज्यूरिडिक्शंस बैंक्रप्सी
bankruptcy is imposed by court order and often initiated by the debtors. मतलब एक तरीके से लीगल कार्रवाई होती है बैंक्रप्सी, ध्यान रखिएगा। मतलब बैंक बैंक्रप्ट घोषित करेगा, और ये किसके ऑर्डर पर होता है? कोर्ट के ऑर्डर पे होता है। ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोन पे नहीं करोगे बैंक को, तो आपको मतलब बैंक्रप्ट घोषित कर दिया जाता है। और ये किसके आदेश से होता है? ध्यान रखिएगा, कोर्ट के। तो ये इस तरीके से ये आंसर पूछा गया इंटरव्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंसॉल्वेंसी? जिसे दिवालिया नाम सुना होगा आपने, ठीक है। इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट, इस तरीके का नाम आपने सुना होगा। इंसॉल्वेंसी इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू पे द मनी owed by a person or company on time. Those who are in state of insolvency is called insolvent. मतलब एक ऐसी सिचुएशन या वह व्यक्ति या कंपनी जो लोन नहीं पे कर पाता है, तो ध्यान रखिएगा उसे इंसॉल्वेंट कहते हैं। और इस सिचुएशन को इंसॉल्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। दिवालियापन कहते हैं इसी को। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एनसीएलटी? मतलब ये क्वेश्चन ऐसे बता रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरव्यू देने जा रहे हो, और ये सभी इसलिए चर्चा में रहते थे जो चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि कई कंपनियाँ लोन लेके भाग गई। जैसे विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, ये लोग चर्चा में बने रहते थे, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा उठते रहते थे, और इसलिए ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ, और ये भी अभी भी चर्चा में रहती हैं ये संस्थाएं। इनको ज़रूर ध्यान में रख के जाएँ। इंटरव्यू में ये पूछ लिया जाता है तो बता नहीं पाते लोग। बाकी छोटे मोटे आंसर तो पता ही हैं आपको, आसान चीज़ें। व्हाट इज़ एनसीएलटी? इसका पूरा नाम है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी इन इंडिया दैट एडजुकेट्स इशू रिलेटेड टू इंडियन कंपनी। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 1 जून 2016। 2016 में बनाई गई थी, 1 जून 2016 को, ध्यान रखिएगा। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिराडी कमेटी की सुझाव पर इसको बनाया गया था, स्थापित किया गया था। तो एक तरीके से एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ध्यान रखिएगा, एक ऐसी संस्था है जो भारतीय कंपनी है, ध्यान रखिएगा, उनसे रिलेटेड, और ये कौन सी प्रॉब्लम होती, कौन सी समस्याएं होती जो ये प्रॉब्लम सॉल्व करती। ध्यान रखिएगा, एनसीएलटी के पास मामला जाता है जब ये लोन कोई कंपनी रिपे नहीं कर पाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी के पास मामला जाता है सुनवाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आरबीआई ने, ये सरकार से संबंधित है और आरबीआई से, और ये मामला भी बीच में उठा था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने रखा है, चर्चा में था, ठीक है। आरबीआई इज़ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी, ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। और अगर हम बात करें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, ये अपने डिसीजन लेती है, लेकिन एक सेक्शन ऐसा है, ध्यान रखिएगा, जैसे आगे हम बताया गया है, आरबीआई इज़ एन इंडिपेंडेंट एंटिटी दैट टेक्स इट्स ओन डिसीजन, बट द सेक्शन 7, जैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इसका सेक्शन 7 है, एम्पावर द गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस टू द आरबीआई। इसके सेक्शन 7 के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, भारत सरकार को ये आदेश है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को गाइडलाइन जारी करे या आदेश दे, ठीक है। और उर्जित पटेल जब आरबीआई के गवर्नर थे, उस समय ये चर्चा में आया था क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। आखिरी क्वेश्चन जो कि पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट सशक्त? क्या है प्रोजेक्ट सशक्त? वॉज प्रपोज्ड बाई पैनल लीड्स बाई सुनील मेहता, और उस समय ये पीएनबी के चेयरमैन थे, ध्यान रखिएगा। अंडर दिस इसके अंतर्गत फॉलोइंग पॉइंट्स आर मेंशन, कुछ पॉइंट हैं इसमें, ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट सशक्त के अंतर्गत, जैसे कि बैड लोन की बात करें, बैड लोन या एनपीए ऐसे लोन होते हैं, ध्यान रखिएगा, वह लोन जो आपने बैंक से लिया है लेकिन उसको पे नहीं किया है, और जिससे बैंक को कोई इनकम नहीं हो रही है, बैंक का लॉस हो रहा है, ध्यान रखिएगा, बैड लोन होता है वो। तो बैड लोन की बात करें, अगर जिसकी लिमिट जो है 50 करोड़ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 50 करोड़ तक है, विल बी मैनेज एट द बैंक लेवल,
उसको बैंक लेवल तक मैनेज किया जाएगा, मतलब बैंक उसको किस तरीके से वसूले इसका पूरा डिसीजन बैंक लेगी। ठीक है, ये इन्होंने सुझाव दिया था सुनील मेहता ने, क्योंकि बहुत सी बैंकें जो है लॉस में चल रही थी। इसके बाद इसमें इन्होंने सुझाव दिया इसकी डेडलाइन जो है इन्होंने बताई विद द डेडलाइन ऑफ 90 डेज़, 90 डेज़ के अंदर। आगे इन्होंने बताया फॉर बैड लोन ऑफ 50 to 500 करोड़, 50 से 500 करोड़ के जो बैड लोन है, बैंक विल एंटर एन इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट ऑथराइज द लीड बैंक टू इम्प्लीमेंट अ रिसोल्यूशन प्लान इन 180 डेज़ और रेफर द एसेट्स टू NCLT। देखो इसमें बताया गया कि 50 से 500 करोड़ तक का जो मैटर है वो कहा गया है कि इसकी वसूली या इसको किस तरीके से वसूल करना है वो लीड बैंक को अधिकार दिया गया है। ठीक है, और कितने दिन के अंदर, 180 दिन के अंदर। अगर ऐसा नहीं कर पाती है तो ये मामला किसके पास भेज दे, NCLT के पास भेज दे। ठीक है, और फिर उसके बाद कोर्ट आदेश देगा, संपत्ति जो है जब्त कर ली जाएगी, बेची जाएगी और वसूली करी जाएगी। ये चीज़ है इसमें। इसके बाद आता है नेक्स्ट लिमिट है इसकी फॉर लोन अबव 500 करोड़, 500 करोड़ से ज़्यादा का अगर लोन है, द पैनल रिकमेंडेड द इंडिपेंडेंट सपोर्टेड बाय इंस्टीट्यूशनल फंडिंग थ्रू द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे मान लें एयर इंडिया का ले लो। एयर इंडिया, मान लिया, एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, एयर इंडिया लॉस में चल रही थी, मान लेते हैं कि उसका 500 करोड़ का जो है वो लोन बाकी है बैंकों के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर एयर इंडिया को कोई कंपनी आगे ख़रीद ले, कोई कंपनी आगे अगर ख़रीद लेती है तो वो क्या करेगी, सबसे पहले बैंक का पैसा पे करेगी और एयर इंडिया को की ओनरशिप हासिल कर लेगी। जैसे टाटा ने एयर इंडिया को ख़रीद लिया, बैंक का लोन पे कर दिया। तो यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है कि ये इन्होंने मतलब सुझाव दिया, तीसरा पॉइंट, कि अगर 500 करोड़ से ज़्यादा का किसी का बैड लोन बनता है तो उसके अंतर्गत इस प्रकार से डिसीजन लिया जाएगा। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में आप लोग तैयार कर लें। हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखा ही है। और ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बताएं, ये सभी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे गए हैं। ठीक है, और आखिरी में दोस्तों आपको मैं यही कहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जाके सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे इम्पॉर्टेंट वीडियो आपको मिलते रहें जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और आने वाले इंटरव्यू में आप सभी को बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिलने वाली है। थैंक यू।